ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होंगे? जैसे कि यहां से बनाना शुरू करूं तो वो ये पर्पल पर्पल कह रहा हूं, जो पिंक लाइन थी वो 90 को शो कर रही थी, और ये पर्पल लाइन 180 को शो कर रही है। एक सेकंड बेटा, थोड़ी सी एडजस्टमेंट मुझे भी करनी पड़ रही है यहाँ पे। ये वाली, ये 180 को शो कर रही है। तो इस वर्टिकल लाइन पिंक वाली को और ये पर्पल वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़ के ये वाली लाइन तो लेनी है, ये जो कौन सी है स्काई ब्लू कलर की जो पहली लाइन थी, ये लाइन तो लेनी है। इसके साथ दूसरी लाइन तुम्हारी ग्रीन वाली ले लेता हूँ। ये जितनी भी लाइंस आएंगी ये सारे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल दिखा रहे हैं इधर से, ठीक है, सारे ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी कि अगर मैं दिखाऊं तो डायरेक्टली ऐसे दिखा सकता हूं, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल एकदम सीधा 180 डिग्री का, यानी कि इस पॉइंट से ये वाली लाइन फिक्स लाइन थी, रिवॉल्विंग लाइन चलना शुरू हुई 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 और ठीक इसके सामने आ गई। तो ये एंगल जो बना ये स्ट्रेट एंगल बना 180 डिग्री का, ठीक है। जो हमारा डी होता है, प्रोट्रैक्टर होता है, वो हमारा स्ट्रेट लाइन यानी कि 180 डिग्री को शो कर रहा होता है। रिफ्लेक्स एंगल कुछ इस तरीके से 180 से बड़े दिखाने पड़ेंगे। तो 180 तो सीधी लाइन थी, इस पॉइंट से ये सीधी लाइन ये 180 को शो कर रही थी, तो इससे बड़ा दिखाना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसे। ये वाला एंगल जो है ये रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि 180 से बड़ा है। 180 तक तो यहाँ तक हो गया, और 180 से भी नीचे जा रहा है, यानी कि ऐसे घूम के पूरा 180 को भी पार कर गया, तो फिर ये बड़ा हो गया 180 से। तो ये कौन सा एंगल हो गया? रिफ्लेक्स। ये वाला रिफ्लेक्स नहीं है, इधर का नहीं है रिफ्लेक्स, उधर का है, ऊपर वाला सारा, ये वाला है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और कंप्लीट एंगल तो बेचारा आपको कैसे होगा, ये फिक्स्ड लाइन और ये ऊपर ये ब्लू रिवॉल्विंग लाइन, इस बार मैंने ऐसे बना दिया, ये घूमी 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 और वहीं आके स्टॉप कर गई, तो ये हो गया 360 डिग्री का, ठीक है। 360 दिखाना है तो ऐसे दिखाना पड़ेगा, और 0 डिग्री दिखाना है तो सिर्फ ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एंगल का मार्क करा ही नहीं कि यूं करा यूं करा यूं करा, कुछ भी नहीं करा ना, तो इसका मतलब ये 0 डिग्री एंगल है, 0 एंगल। बताया नहीं जाता, अलग से ऐसे समझा रहा हूँ। तो ये है हमारे कुछ जो ऑब्ट्यूज, जो उनकी कैटेगरी थी एंगल्स की, उनकी टाइप समझ सकते हैं आप कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। मेन जो कॉन्सेप्ट है समझने वाला, जो पॉइंट है समझने वाला, वो ये है कि हम ज़्यादा काम करेंगे लीनियर पेयर पे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ और भी एंगल समझ लो। जैसे कि मैंने कहा कि अब दो लाइन सेगमेंट कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। एक ये लाइन ले ली और एक मैंने ये वाली लाइन ले ली। ये दो लाइंस हैं जो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, L1 एंड L2, ठीक है। लाइन 1 एंड लाइन 2 दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जब वो दोनों लाइंस क्या होती है? जो स्ट्रेट चलती रहती हैं। अब स्ट्रेट का मतलब ऐसे नहीं होगा या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये मीनिंग नहीं है स्ट्रेट का। स्ट्रेट का मीनिंग है कहीं पे भी वो मुड़ी नहीं, सीधी चलती जा रही है, ठीक है। तो सीधी चलती जा रही है मतलब सीधा ऐसे होना नहीं कि हॉरिजॉन्टली सीधा होगा या वर्टिकली सीधा होगा, आप ऐसे टेढ़ा भी ले सकते हो। ये कहीं पे टेढ़ी होती नजर तो नहीं आ रही ना, ऐसे भाई एक स्ट्रेट ही चल रहा है ना। अब ऐसे तो नहीं है ना कि ये लाइन ऐसे जाके ऐसे मुड़ गई, इसको कहेंगे टेढ़ी हो गई है। ये एक लाइन नहीं है, ये दो हैं, एक ये और एक ये दो लाइंस हैं, ये एक लाइन नहीं है। एक लाइन होती है जो कहीं पे भी मुड़े नहीं, सीधी ही चलती है, ठीक है। जैसे कि ऊपर पिंक वाली थी, नीचे जो है ये पिंक दो हैं, ये यहाँ पे जाके ऐसे घूम के फिर इधर सीधी जा रही है, तो ये सीधी लाइन नहीं है, ये दो लाइंस हैं, ठीक है। अगर आप उसको बढ़ा देते हो, लाइन सेगमेंट बोलना है, लाइन सेगमेंट बोल लो, इसमें कंफ्यूज मत होना कि लाइन बोल दिया लाइन सेगमेंट थी। हाँ चितेश क्या कहना है? सर मैं तो बस वही कह रहा था, वो तो दो लाइन भी नहीं थी, और आपने जो डायरेक्शन चेंज कर दी थी। ये देखो ना, दो रे हैं, ये लो वही तो, इस पॉइंट से, ठीक है। और अगर मैं इस पे ये एक डॉट यहाँ डाल दूँ, एक डॉट यहाँ डाल दूँ, तो फिर ये लाइन सेगमेंट हो गई अभी, ठीक है ना। एक ये और एक ये, तो फिर ये एरो अगर मैं हटा देता हूँ, वो उसमें अभी ज़्यादा, अभी हमारा बहस का विषय ये नहीं है कि लाइन ही बोलना है या लाइन सेगमेंट ही बोलना है या रे ही बोलना है, उस पर भी कोई इतनी
परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने ऊपर आपको बता दिया कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है और रे क्या होती है। ये सबसे पहले मैंने यही क्लियर कर रहा है। लाइन जिसमें दोनों तरफ एरो बना होगा वो लाइन को शो कर रहा है, यानी कि दोनों तरफ वो बढ़ रहा है। लेकिन कहीं पे अगर मैं 2 डॉट डाल दूंगा इसके अंदर, तो फिर ये 2 डॉट वाला पॉइंट ही हम लेके चलते हैं, तो फिर इस टाइम पे इसको लाइन सेगमेंट ही माना जाएगा। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हो गया। जैसे कि ये 2 एंड पॉइंट्स आ गए, मेरे पास एंड पॉइंट दिख रहे हैं अब यहाँ पे, तो इतना पार्ट जो है लाइन सेगमेंट है। और ये दोनों एरो का मतलब हो गया लाइन चल रही है, ये दोनों तरफ एक्सटेंड कर रही है। रे का मतलब एक तरफ तो एंड पॉइंट नजर आ रहा है मेरे को, दूसरा एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा, दूसरी तरफ एरो है। और लाइन सेगमेंट मतलब दोनों तरफ एंड पॉइंट होगा, दोनों एंड पॉइंट्स मेरे को नजर आ रहे होंगे। तो फिलहाल चलो छोड़ो, यहाँ पे 2 लाइन ले ली। यहाँ पे अभी मेरे को एंड पॉइंट नहीं मालूम था, ये 2 लाइंस हैं और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, कर रही हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास 4 एंगल्स बन गए। देखो 1 2 3 एंड 4, ये 4 एंगल बन गए। ठीक है, एक ये है हमारा ब्लू वाला या स्काई ब्लू, जैसा भी जो भी कलर है अब इसको आप देख लेना, और एक है पिंक वाला इस तरफ, और एक ये वाला। ये 4 एंगल बन गए। एंगल इसको अभी एंगल रीड करना भी बताता हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं फ़िलहाल नंबर पे काम करवा रहा हूँ। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। नंबर आप कैसे भी डाल सकते हैं, अपनी चॉइस है आपकी, कहाँ 1 डालना है, कहाँ 2 डालना है, कहाँ 3, कहाँ 4। जरूरी नहीं है क्लॉकवाइज डालो, जरूरी नहीं है एंटी क्लॉकवाइज डालो, आप जैसे मर्जी पोजीशन पे एंगल अपनी मर्जी से डाल सकते हो। तो जब भी 2 लाइंस या 2 लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, कहीं ऐसी तुम्हारे को पिक्चर नजर आएगी, ये जो सामने है इस टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 एंगल बनेंगे ना, इन चारों में से 2-2 इक्वल रहते हैं। ठीक है, कौन से? ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला इक्वल रहेगा, ये पिंक वाला और ये वाला पिंक वाला इक्वल रहेगा। ये कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1, एंगल पिंक वाले से पिंक वाला लिख देता हूँ। तो एंगल 2 यहाँ पे एंगल 4 के इक्वल होगा, और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। ये दोनों क्या रीजन पे इक्वल रहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप चाहो तो पूरा लिखो या VOA लिख दो, शॉर्टकट है इसका। अगर टीचर इसको अलाउ करते हैं तो ये लिख देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो कहते हैं पूरा लिख के दिखाओ, तो फिर पूरा लिख देना। मैं फिलहाल प्रैक्टिस के टाइम पे VOA ही लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो कहीं पे भी अब कहीं पे भी इन सबको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, तो वो भी थोड़ा आगे चल के करेंगे। अभी फिलहाल इस पे काम करते हैं कि ये टर्म्स को समझ लेते हैं क्या क्या है। कहीं पे भी 2 लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे को 4 एंगल नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 टिक मैंने लगा दिए। तो इसमें कौन से इक्वल रहेंगे? सामने आमने के, ऐसे समझ लो, आमने सामने के। ठीक है, वही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल रहेगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, याद रखना हमेशा। और इसके लिए रीजन देना जरूरी है। विदाउट रीजनिंग आपके नंबर ही नहीं बनने वाले, कट जाएंगे नंबर। तो 1 2 या 2 4 और 1 3 आपने नंबर डाला था ना, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए था, ये वाला इसके इक्वल होगा, नंबर 2 नंबर 4 के इक्वल होगा, नंबर 1 नंबर 3 के इक्वल होगा। इस डायग्राम या फिगर के हिसाब से हमेशा इस बात को मत रट लेना 2 और 4 और 1 और 3 इक्वल होगा। वो डिपेंड करेगा कि मैंने नेमिंग क्या करी है, नंबर कहाँ डाला है। ठीक है, तो सामने आमने के इक्वल रहेंगे, ये रीजन रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एक ये बात समझिए आपने। अच्छा, एक होता है इसके अंदर लीनियर पेयर भी समझाना है, एक एडजेसेंट एंगल समझा देता हूं पहले। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? इस तरीके से देखो, जैसे मैं बना के दिखाता हूं। डिफरेंट टाइप से हम एडजेसेंट एंगल्स बना सकते हैं। तो यहां पे 2 एंगल बने, एक ये बना एंगल 1 और एक ये बना एंगल 2। तो पहले ऐसा करते हैं, एंगल को रीड करना भी सीख लेते हैं, और वो रीड करना ना यहाँ सीखते हैं, थोड़ा सा इस जगह पे सीखते हैं, इसके बाद स्पेस बनाना सही रहेगा। एंगल को रीड करना सीखते हैं पहले। देखो मैंने एक एंगल बनाया ये, ठीक है। तो ये हम इसको फिक्स लाइन बोलते हैं। बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि फिक्स लाइन है वो रिवॉल्विंग लाइन है, ऐसा कहीं पूरी बुक में आपके कहीं दिया नहीं है। ठीक है, ये फिक्स लाइन है, ये रिवॉल्विंग लाइन है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों फिक्स्ड लाइन
या फिक्स्ड रे, जो भी आप समझना चाहते हैं। साइड ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हम इसको साइड पढ़ें, फिक्स्ड साइड एंड रिवॉल्विंग साइड। ठीक है, ये साइड जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है या जहाँ पे मीट करती है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, कोना, जैसे मर्जी आप समझ लो इसको, लेकिन आपने क्या बोलना है? वर्टेक्स ही बोलना है। तो ये वर्टेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स के नाम दे दूँ, इस पॉइंट को दे दूँ मैं P, इस पॉइंट को दे दूँ मैं T, और इस पॉइंट को दे दूँ मैं S, तो इस एंगल को हम कैसे रीड कर सकते हैं? इसको रीड कर सकते हैं एंगल PTS। जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में आता है, ध्यान देना, जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में आना चाहिए। अगर आपने इसको एक साइड पे लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। इसको ऐसे रीड कर सकते हो आप, देखो PTS। दूसरा तरीका, इसको आप ऐसे रीड कर सकते हैं STP। या तो हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, जैसा मैं पर्पल से करके दिखा रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में गए और फिर हम इस डायरेक्शन में मुड़ गए, ऐसे रीड कर सकते हैं। या उल्टा कर सकते हैं कि हम इस डायरेक्शन में पहले गए फिर हमने ऊपर की तरफ रीड करा। ठीक है, यानी कि कैसे कैसे रीड कर सकते हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो ये हो गया STP, ये क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी की जैसे PTS। ठीक है, दो तरीके तो ये हो गए सीधे सीधे से। ठीक है, आ रहे हैं तो बताओ, नहीं आ रहे तो बताओ मुझे। आ रहे हैं। या मैं इसको रीड कर सकता था खाली T, जो बीच वाला जो वर्टेक्स होता है, जो वर्टेक्स होता है, अगर मेरे को कोई और एंगल नहीं, सिर्फ एक ही एंगल रीड करना है, या ऐसे नहीं है फिगर में, ऐसे नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स कैसे होते हैं वो अभी आगे चलेंगे। यहाँ पे एक ही एंगल था तो इस एंगल को मैं डायरेक्टली T भी रीड कर सकता था, एंगल T, तो भी यही एंगल बनता है। ये वाला एंगल जो है एंगल T, में इसको रीड कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, जो वर्टेक्स है उसी को ही डायरेक्टली लिख सकते हैं। और मैं इसको लिख सकता था, इस पे मैं अपनी मर्जी से, यहाँ पे क्या करता मैं, इसके अंदर ये रोटेशन वाला पार्ट दिखाता कि ये रोटेशन है। ठीक है, ये मतलब कि प्रॉपर एंगल ऐसे ही लिखना पड़ता है हमारे को, ये करा और ये कर दिया तो ये एंगल रीड करेंगे इसको। ठीक है, इस एंगल के अंदर मैं इस जगह पे कोई एक नंबर डाल दूं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ स्मॉल a। नंबर भी डाल सकता हूँ, कोई अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं वो स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करने हैं, कैपिटल नहीं। अंदर वाले जो हैं वो स्मॉल यूज़ करने हैं, और जो नेमिंग वाले पार्ट होता है, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं। जो एंगल के जो नाम है उसका, जो ये वाले पॉइंट से PTS, ये स्मॉल नहीं हो सकते, लेकिन जो एंगल के अंदर वाला पार्ट होता है ये स्मॉल लिखना पड़ता है। ये तो मैंने इसको एंगल A अपनी तरफ से लिखा है, तो ये एंगल A इससे रीड कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ। और इसकी जगह पे कोई नंबर डाल सकता था, A की जगह पे ऐसा करता मैं कोई नंबर डाल देता, इस एंगल को मैं लिख देता 7, तो इस टाइम पे इसको मैं एंगल नंबर 7 पढ़ता हूँ। आ रही बात समझ में? मैं इतने तरीके से एक एंगल को लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, अगर उस एंगल में कोई कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन अभी थोड़ी आगे चल के बात करते हैं कि वो कन्फ्यूजन क्या है। ठीक है, तो इतने तरीके से मैं एक एंगल, हाँ हाँ ना, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने बताया इतने तरीके से आप इसको लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ए लिखना, लेकिन आगे समझ में आएगा, लिखने से फ़ायदा रहता है। जैसे कि अब मैं नीचे जा रहा हूँ वापस, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मेरे पास दो एंगल बनते हैं, कौन कौन से, ज़रा मैं एक मिनट बैक करता हूँ इस पॉइंट को। यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया, इन सारे पॉइंट्स को नाम दिया A, B, C और D। इसमें दो एंगल हैं। इस एंगल को कैसे रीड कर सकते हैं? जो पहले वाला इधर वाला एंगल है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टिक मार देता हूँ, ये जिसमें मैंने पिंक टिक करा है, तो इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? इसको पढ़ सकता हूँ एंगल DBC, यस पढ़ सकते हैं। इसको मैं पढ़ सकता हूँ CBD, हाँ जी पढ़ सकते हो। इस वाले एंगल को पढ़ सकता था मैं एंगल DBC, हाँ पढ़ सकता था। इसको मैं पढ़ सकता था CBD, जो वर्टेक्स है इसका ये है, तो इसको बीच वाला पॉइंट ही लेके चलना है, वर्टेक्स वाला जो बीच में आना चाहिए, वर्टेक्स वाला पॉइंट बीच में आना चाहिए, वर्टेक्स बीच में आना चाहिए। अच्छा, और क्या पढ़ सकता हूँ? अब मैं इसको खाली B नहीं पढ़ सकता, इस केस में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। खाली B नहीं पढ़ सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं और जिन दोनों का वर्टेक्स B है। अब मैं B इसके लिए पढ़ूँ कि B इसके लिए पढ़ूँ? है तो दो अलग अलग एंगल्स ना, एक थोड़ी ना।
तो मैं यहाँ पे अब खाली बी नहीं पढ़ सकता, ना तो इस एंगल को खाली बी पढ़ सकता ना इस एंगल को। तो यहाँ पे ये थी कंफ्यूजन वाली बात कि कहाँ कंफ्यूजन होती है, इस जगह पे कंफ्यूजन है। तो जब डबल एंगल आ जाते हैं, यानी कि एक ही वर्टेक्स पे एक से ज़्यादा एंगल बनेंगे, तो खाली वर्टेक्स वाले पॉइंट से हम उस एंगल को नहीं लिख सकते, हम उसको रीड नहीं कर सकते। खाली मैं बी इस एंगल के लिए नहीं देख सकता था, खाली बी इस टाइम पे इस एंगल को नहीं दे सकता। हाँ, अगर ये खाली ऐसे होता, एक ही एंगल होता और यहाँ पे मेरे को बी पॉइंट लिखा होता, ये कुछ ऐसे होता, तो इस टाइम पे मैं इस वाले एंगल को खाली बी भी पढ़ सकता हूँ, यहाँ चलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। इस फिगर के अंदर सिर्फ एक ही एंगल है, उसको मैं बी पढ़ सकता हूँ, वर्टेक्स वाला पॉइंट ले सकता हूँ। लेकिन इस जगह पे, इस फिगर पे दो एंगल्स बन रहे हैं जिसमें वर्टेक्स बी है, तो यहाँ पे मैं ना इसको बी पढ़ सकता हूँ ना इसको बी पढ़ सकता हूँ। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं बी नहीं पढ़ सकता। फिर क्या यार, इतने बड़े बड़े नाम पढ़ने में मेरे को कंफ्यूजन नहीं है, बार बार मैं बोलूँ CBD, फिर आप फिगर में जाओगे देखोगे सी का है CBD, फिर आपके दिमाग में आएगा हाँ सर इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। टाइम लगता है समझने में भी, समझाने में भी, रीड करने में भी। देखो एकदम से इमेज सामने नहीं आती कि डी कहाँ है सी कहाँ है बी का, पहले देखना पड़ेगा तब मेरे को समझ में आएगा। लेकिन अगर देखना, अगर मैं इसको ऐसे कर देता, इस वाले एंगल को अपनी मर्जी से नंबर डाल देता 1 और इस वाले एंगल को नंबर डाल देता 2। अगर मैं बोलता एंगल 1 देखना, 1 सेकंड से पहले तुमने देख लिया कि एंगल 1 कहाँ पे है, 1 सेकंड लगेगा, सिर्फ फिगर पे आए, एक नंबर देखा, हाँ तुम्हारे को पता चल गया इस एंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ CBD, तो तुम सी को भी देखने बैठोगे, फिर समझ में आएगा अच्छा ये वाला घूम रहा था तो ये वाला एंगल बन रहा है। तो उससे ज़्यादा टाइम इस वाली जगह पे लगता है जब हम तीनों पॉइंट्स को रीड करते हैं। आ रही कुछ बात समझ में, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? एक सेकेंड। ऐसे ही अगर मैं इस तरफ वाला एंगल देखूं जिस पे मैंने नंबर 2 डाला है, अगर मैं बोलूं एंगल नंबर 2, फौरन से तुम्हारे दिमाग में आ गया इस साइड वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल है एंगल 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं या पढ़ूं, एंगल ABD, हाँ पढ़ सकता हूं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और क्या पढ़ सकता हूं, और पढ़ सकता हूं DB और A, ऐसे भी पढ़ सकता हूं, ऐसे जाके ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे गया, या खाली नंबर 2। अब सबसे पहले ये बात बताओ मुझे कि एंगल रीड करना आया तुम्हें? किसी को डाउट? अंशिका, देव, वंश, हितेश, खुशी, किसी को डाउट? प्रांशी? ओके, नो सर। हाँ तो इस, अब ये तो हो गया कि कंफ्यूजन वाली जगह कौन सी हो सकती थी और कंफ्यूजन वाली जगह कौन सी नहीं है। जैसे कि ये ऊपर बता रहा था मैं, जहाँ पे स्टार्टिंग करी थी हमने एंगल को रीड करना, ये कंफ्यूजन यहाँ कोई भी नहीं थी, सिर्फ एक ही एंगल था, मैं उसको इतने तरीके से पढ़ सकता था और सारे के सारे सही होते। दिव्यांश अभी ना 3:30 बजे की क्लास करते हैं आज, 3:30 बजे मैसेज डाल दो ग्रुप में, 3:30 बजे का टाइम। दिव्यांश आवाज़ नहीं आई बेटा? नहीं आ रही आवाज़ दिव्यांश? माइक में प्रॉब्लम है तेरी। दिव्यांश बेटा 3:30, हाँ 3:30 का टाइम। चलिए, तो ये मैं इतने तरीके से एक एंगल को लिख सकता था, समझ सकता था। कन्फ्यूज़न ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे दो का एक ही कॉमन वर्टेक्स होता है, तो वर्टेक्स वाले पॉइंट से अब इस एंगल को हम शो नहीं कर सकते, ना इधर वाले को ना इधर वाले को। हाँ, तो उस वर्टेक्स वाले की जगह पे नंबर डाल दिया ना 1 और 2 तो चलता है। अगर नंबर नहीं डालना था तो तुम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे तुम A डाल देते तो ये एंगल A हो जाता, और यहाँ पे B डाल देते तो ये एंगल B पढ़ सकते थे। ऐसे भी कर सकते थे कि ये एंगल A है और ये एंगल B है, स्मॉल a एंड स्मॉल b, तो ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। तो हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कम कंडीशंस पे करते हैं, या क्वेश्चंस में दिया हो, क्वेश्चन में दिया हो तो यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारी अपनी चॉइस होती है। और चॉइस में हम कौन सी चीज़ को लेके चलते हैं? नंबर को, नंबरिंग को, ठीक है, नंबर डालते हैं। तो ठीक है जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसी वाली फिगर को, इसी टाइप की एक फिगर को मैं दोबारा से बना रहा हूँ और वहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स क्लियर कर रहा हूँ। एक एंगल ये बना और एक लाइन मैंने और डाल दी, तो यहाँ पे अब दो एंगल बन गए, ए बी, और मानो यहाँ पे मैंने सी करा और यहाँ पे मैंने डी करा। तो मैं ऐसे एंगल को नहीं पढ़ रहा, जैसे बड़े बड़े तरीके से नहीं पढ़ रहा, 3-3 पॉइंट्स लेके नहीं कर रहा, मैं एंगल 1 और एंगल 2 पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आसान है रीड करना। और अगर आप ऐसे नंबर डाल के आते हो और इसी के हिसाब से सॉल्यूशन लिख के आते हो
प्रूव करके आते हैं, कोई चीज़ प्रूव करनी है या किसी चीज़ को सॉल्व करना है, कुछ कुछ जो भी कुछ करना है इसके अंदर, अगर आप फिगर रफली फिगर बनाते हो और उसके अंदर नंबर डालते हो तो टीचर इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, वो कहते हैं बढ़िया ऐसे ही करके आना। वो खुद भी कहेंगे कि हाँ यार ऐसे ही करो बढ़िया हमारे लिए, क्योंकि चेक करना आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एंगल और 2 एंगल में एक खासियत है, देखो इन दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, वर्टेक्स जो है वो दोनों एंगल्स के बीच में आ रहा है, और एक जो साइड है, एक जो लाइन है या एक जो आर्म है या एक जो साइड है, इसको आर्म भी बोलते हैं, भुजा हिंदी में बोलते हैं इसको भुजा। तो भुजा को इंग्लिश में करोगे तो वो आर्म ही बनेगी ना, हाथ ही बनेगा ना। तो एंगल का एक हाथ ये है और एक हाथ ये है, यानी कि एक एंगल है ना, तो एक हाथ तो उसका ये है और एक हाथ उसका ये है, आर्म है उसकी। ठीक है, तो अगर एक साइड, ऐसे बोल देता हूँ एक साइड, अगर एक साइड ये वाली साइड देख रहे हो जिसपे मैं बड़ा सा सर्कल सा डाल रहा हूँ ऊपर, ये वाली साइड दोनों एंगल्स के अंदर कॉमन है, इसके अंदर भी आ रही है ये वाली साइड, इस वाले एंगल में भी आ रही है और इस वाले एंगल में भी आ रही है, और एक वर्टेक्स कॉमन है। ठीक है, तो अगर किसी दो ट्रायंगल्स के अंदर एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक साइड उसकी कॉमन हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स आप समझ लो साथ साथ वाले। ठीक है, हम साथ साथ हैं तो ये है एडजेसेंट एंगल। तो ये एंगल इससे कह रहा है हम दोनों साथ साथ चिपके हुए हैं, इसलिए हम क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों। ठीक है, ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब ये एडजेसेंट एंगल्स कितने कितने तरीके के बन सकते हैं जी, आप इनको ऐसे भी बना सकते थे, एक ये बना दिया और दूसरे वाला एंगल एक ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे ये और ये भी होते हैं एडजेसेंट। ठीक है, और इसको ये वाली लाइन यहाँ ना लेके तुम यहाँ ले सकते थे ऐसे, तो इस टाइम पे ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, ये वाला और ये वाला पूरा, क्योंकि इन दोनों के अंदर वही बात आ रही है कि ये वाला वर्टेक्स कॉमन है और ये वाली आर्म दोनों के अंदर कॉमन आ रही है। ठीक है, तो समझ में आता है ना, ये वाली जो साइड है या आर्म है, जैसे मर्जी आप पढ़ लो, ये दोनों एंगल्स के अंदर कॉमन है, इसके अंदर भी आ रही है और इसके अंदर भी आ रही है। और सॉरी ये वाली नहीं, गलत बोल गया मैं, ये वाली इसके अंदर भी आ रही है और इसके अंदर भी आ रही है, क्योंकि मैंने मार्क ऐसे करा है ना, एक एंगल ये वाला बताया और एक एंगल ये वाला बताया, तो इस एंगल में भी ये वाली साइड आ रही है और इस एंगल में भी ये वाली साइड आ रही है। ये वाली साइड के लिए तो मुझे ये वाला एंगल लेना पड़ता। तो कंफ्यूज मत हो, अभी फिलहाल इसको मैं हटा ही देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो। वैसे बना भी रहने देना चाहिए था, क्या दिक्कत है, बना रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एडजेसेंट एंगल है 1 और 2, और यहाँ पे अगर मैं नंबर डालूंगा तो 3 और 4 ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। एंगल 4 ये पूरा है और एंगल 3 ये पूरा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये कॉमन साइड है और ये कॉमन वर्टेक्स है, ये वाला, या इधर से मार्क करना है या उधर से मार्क करना है, आपकी अपनी चॉइस है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको दिखाना थोड़ा ना होता है, वहाँ पे समझने वाली टर्म्स हैं ये, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड या कॉमन आर्म। तो ये है एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स कुछ इस तरीके से हों, एक एंगल तो मैंने ये बना दिया और दूसरा मैंने ये बना दिया। ठीक है, और ये दोनों कुछ हमारे को कुछ ऐसा प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, या ऐसा हम प्रूव कर पा रहे हैं, या क्वेश्चन में कुछ ऐसा हिंट है। ये सारी बातें सुन लो, क्या कह रहा हूँ, कि जहाँ पे मुझे ये पता चले कि ये वाली लाइन और ये आगे ब्लू वाली लाइन, कौन सी थी, ब्लू थी, पिंक थी, तो मैं नाम भूल जाता हूँ कलर के। ये है, कौन सा कलर है ये, ब्लू, लाइट ब्लू, एंड आगे कौन सा है, पिंक। ये लाइट ब्लू एंड पिंक कलर की जो दोनों अलग अलग इधर जा रही थी, एक रे इधर जा रही थी और एक रे इधर जा रही थी, लेकिन ये देखा कि ये दो अलग अलग रे नहीं है, ये एक ही लाइन का हिस्सा बन रहे हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा एक ही लाइन बन जाए, ऐसा लगे, ऐसा पता चल जाए मुझे कि एक लाइन है। यानी कि अगर मैं ए यहाँ डाल दूँ, ओ यहाँ डाल दूँ और बी यहाँ डाल दूँ, और कुछ ऐसा लिखा हो ए ओ बी, या ए ओ बी इज़ अ लाइन ऐसे लिखा हो, या लिखा हो ए बी इज़ अ लाइन, दोनों का एक ही मीनिंग है। अगर ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं,
इसमें जो भी एंगल्स बन रहे हैं वो कितने डिग्री होंगे, एक लाइन का मतलब है कि उस पर जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री। एक लाइन का मतलब क्या होगा, जो भी एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला। तो जब भी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों एंगल्स को बोलते हैं हम लीनियर पेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे एंगल 1 ये था, एंगल 2 ये था, आपकी चॉइस है किसको नंबर क्या डालना है। समझाने के लिए मैं अभी फिलहाल यहाँ डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम, दोनों का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। और रीजन क्या डालेंगे, लीनियर पेयर। पेयर का मतलब दो, और लीनियर का मतलब एक लाइन के ऊपर एक पेयर बन रहा है, किसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं रहती, लीनियर पेयर ही लिख देते हैं खाली इसको। ठीक है, ऑफ एंगल या एंगल्स लिखने की जरूरत नहीं रहती, यहाँ पे लीनियर पेयर ही लिख देना आप भी। हाँ, वो टीचर अगर स्कूल टीचर अलाउ करते हैं तो एलपी भी लिख देना खाली। ठीक है, वो लिक्विड पेट्रोलियम ना समझने लगे ना, नहीं समझते, लीनियर पेयर ही समझते हैं। ठीक है, तो अगर दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे हो या उन दोनों का सम मैं किसी तरीके से बता पा रहा हूँ 180, तो उसके लिए रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, आ रही बात समझ में, बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अच्छा चल, अच्छा अब ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब जो बातें बतानी थी मैं बता चुका हूँ, एडजेसेंट एंगल्स बता दिया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बता दिया, वर्टिकली अपोजिट बता दिया, और सब कुछ बता दिया। बाकी ये कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग को पैरेलल बोलते हैं। एंगल्स एडजेसेंट बता दिए, तो बाकी पैरेलल के अंदर जितनी प्रॉपर्टी, पैरेलल की फिर सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आएंगी प्रॉपर्टीज। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज पे पैरेलल लाइंस का कोई पंगा नहीं है। 6.1 पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अरे बाबा कहाँ कॉपी हो गया भाई, यहाँ होना, यहाँ। बड़े ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और बड़े मज़ा आएगा करने में। इंटरेस्टिंग तो मज़ा तो आएगा ही। इन फिगर 6.13, ये फिगर है जी हमारे पास, ये 6.13 फिगर है। तो एक सेकंड का टाइम दो मुझे ताकि मैं इस पर कुछ काम कर सकूं। हाँ, तो इसके अंदर देखो कितने एंगल्स है, पहले तो एंगल्स पढ़ते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 एंगल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, टोटल इस फिगर के अंदर 5 एंगल्स हैं, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए अपनी मर्जी से। ठीक है, अब वो कहते हैं बाबू जी कि लाइन ए बी, अब दो लाइन आ गई, जब भी लाइन वर्ड आ जाए, जब भी लाइन या लाइन सेगमेंट लाइन वर्ड आ जाए, तो उसके ऊपर अगर एक पॉइंट है, अगर उसके ऊपर कहीं एक पॉइंट है, तो उससे जितने भी एंगल बनेंगे, जितने भी एंगल बनेंगे इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे, इन सबका सम कितना रहेगा, हमेशा 180। लेकिन यहाँ पे अगर पेयर वाली प्रॉपर्टी बतानी है, वैसे तो स्ट्रेट लाइन बता देना तो भी चलता है। अगर टीचर कहते हैं जी लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी को ही लगा के दिखाओ, तो फिर हमें यहाँ पे जितने भी एंगल होंगे उनको पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी करते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा तब। यहाँ पे उन्होंने कहा कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस। ए बी एक लाइन है, देखो ये एक ए बी लाइन है, ये वाली लाइन ए बी, ये लाइन ए बी, इसकी बात कर रहे हैं, और दूसरी लाइन है सी डी, ये दो लाइंस हैं, ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट वाली प्रॉपर्टीज भी लगेंगी, फिर अगर चाहें तो वो लग सकती है, क्योंकि अगर दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी होते हैं, आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं वहाँ पे। ठीक है जी, तो हम चाहें तो इसका यूज़ भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। इफ़ एंगल ए ओ सी किधर है जी, देखो ए ओ सी, यानी कि हमने अपने हिसाब से उस एंगल को नंबर डाला हुआ है 1, तो यहाँ पे आपने जो लिखा ना एंगल ए ओ सी, इसको मैंने नंबर डाला है 1, तो मैं इसकी जगह पे एंगल 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और बी ओ ई कितना है 70, सॉरी बी ओ ई किधर है, बी ओ ई ये नंबर डाला हुआ है 3। मैंने अपने जो फिगर बनाई हुई थी उसके अंदर मैंने इस एंगल को नंबर 3 डाला था। तो आपने जो दिया है कंडीशन के हिसाब से ये बनता है कि एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना है, 70 डिग्री। एक कंडीशन हो गई, ये आपने दिया है। मैं फिर आपने कहा कि बी ओ डी जो है 40 डिग्री है, बी ओ डी
बी ओ डी नंबर 4 डाला हुआ है, तो मैं यहीं पे लिख भी देता हूँ, ये 40 डिग्री का आपने दिया हुआ है, एंगल 4 की वैल्यू है 40 डिग्री। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन को आपके जो भी क्वेश्चन था उसमें मैंने अपने हिसाब से जो नंबर डाले थे उस पर काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब आप क्या फाइंड करने को बोलते हो जी? बी ओ ई को फाइंड करना है, तो आपने कहा है कि फाइंड करो, फाइंड बी ओ ई। बी ओ ई देखना कहाँ है, बी ओ ई कहाँ पे है, ई ई नंबर 3, नंबर 3, खाली नंबर 3 को फाइंड करना है, एंगल 3 को। एंगल 3 और 1 का सम आपने दिया है, खाली एंगल 3 मुझे नहीं पता अभी तक कितना है, तो खाली एंगल 3 निकालना है। और किसका रिफ्लेक्स निकालना है? सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल, सी ओ ई। सी ओ ई देखना किधर है, सी ओ ई नंबर 2, एंगल 2 का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, यानी कि किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो उसको 360 से माइनस कर दो। ठीक है जी, अब काम करते हैं जरा। सबसे पहली बात है कि मुझे एंगल 3 निकालना है, कैसे करें देखना है जरा। 1, 2 और 3 ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, जरा ध्यान दो, पहले सुनो सारे जने, जिसको आता है वो भी वेट करेंगे, जिसको नहीं आता वो तो सुनेंगे ही सुनेंगे। ज्योमेट्री में एक खासियत है कि इसमें क्वेश्चंस क्या है, मैं अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से करूँ आपके दिमाग भी उसी तरीके से करने को कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ज्योमेट्री में। तो क्या है कि मेरे को बस वो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करनी है, उसके हिसाब से हो सकता है मैं कुछ और प्रॉपर्टी फॉलो करके काम करूँ और आप किसी और प्रॉपर्टी का यूज़ करके काम करूँ, तो हो सकता है करने के तरीके में फ़र्क रहे। मैं आज इस क्वेश्चन को ऐसे समझाऊँ, कल हो सकता है मैं किसी और तरीके से समझाऊँ। ठीक है, जब हमने क्वेश्चंस रटे नहीं होंगे तो हम डिफरेंट टाइप से ही करेंगे। ठीक है, तो अभी समझो जो मेरे दिमाग में एकदम से बात क्लिक करी, मैंने कहा एक स्ट्रेट लाइन पे तो जितने भी एंगल हो उनका सम कितना होता है, 180। तो ए बी एक लाइन है ना, देखो यहाँ पे ए बी इज अ लाइन, आपने बोला। ठीक है, तो एक लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे, एक लाइन का मतलब वो जितने भी एंगल उसके ऊपर होंगे 1 2 3 4 जितने भी होंगे, उन सबका एक पॉइंट से जितने भी बन रहे होंगे एंगल, उन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तभी वो लाइन होगी ना, क्योंकि वो सीधी चल रही है और 180 का एंगल भी एकदम सीधा होता है। तो ठीक है जी, अब एक लाइन ए बी लूं तो इसके ऊपर की साइड पे देखो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, 1 2 और 3। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हाँ जी होगा, लिख देते हैं एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। क्योंकि एक लाइन है इसलिए मैंने लिख दिया कि 1 2 3 का सम कितना होगा, 180। टीचर अगर इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि आपने सिर्फ लाइन लिख के 180 डाल दिया है, हमारे भेजे में नहीं आ रहा, मेरे को नहीं मालूम, अगर ऐसा बोलते हैं तो क्यों नहीं आ रहा समझ में, वो कहते हैं नहीं लीनियर पेयर लिख के दिखाओ, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर लिखना है ना, तो आप ऐसा करना कि इन्हीं दो को इकट्ठा कर लेना। जैसे कि आपको 1 और 3 का सम मालूम है ना, क्वेश्चन में देखो मैंने ऊपर जो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई था इनको चेंज कर दिया था 1 और 3 में, क्योंकि ए ओ सी की जगह मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, बी ओ ई की जगह एंगल 3 लिख सकता हूँ। 1 और 3 का सम कितना है, 70। तो इसका सम मुझे मालूम है ना, तो इन दोनों को कंबाइन कर लेना। ये ठीक है पॉइंट, आप ऐसे लिख सकते हो। टीचर जब ऑब्जेक्शन उठाएं इस पे तो आपने ऐसे लिख देना, 1 + 3 को इकट्ठा कर दिया एक ब्रैकेट में, प्लस एंगल 2 = 180 डिग्री। अब यहाँ पे डाल दिया लीनियर पेयर, यानी कि इन दोनों का सम एक एंगल को शो कर रहा है, एंगल 2 अलग है, तो ये दो एंगल का सम 180 आ रहा है, इसलिए लीनियर पेयर की बात हमने लिख दी। ठीक है, चाहो ये कर देना चाहो ये कर देना, वैसे मेरे हिसाब से तो ये चलता है, इसके बाद ही करना जो करना हो। ये लीनियर पेयर वाला स्टेप अभी फिलहाल के लिए हटा के चलना, ये तब है जब टीचर ऑब्जेक्शन उठाए। ठीक है, तो अब क्या करना है जी, बस हमारा एंगल 2 पे काम हो गया समझो। क्यों? क्योंकि आपने 1 और 3 का सम तो ऊपर क्वेश्चन में दे दिया ना, 1 और 3 तो 70 डिग्री है, तो 1 और 3 को दोनों को हटा के मैं 70 डिग्री लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। तो इसी इक्वेशन में मैंने 70 डिग्री लिख दिया 1 और 3 की जगह पे, और एंगल 2 मुझे मालूम नहीं, एंगल 2 का एंगल 2 लिख दिया, किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैं एंगल 2 की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, 180 - 70। आज बड़े मैसेजेस आ रहे हैं तो बड़ा परेशान करते हैं मैसेजेस। तो 180 में से 70 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू आ गई 110 डिग्री, लेकिन मुझे एग्जैक्टली एंगल 2 नहीं निकालना था, मुझे इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना था। ठीक है, तो निकालते हैं इसका रिफ्लेक्स एंगल पहले। तो रिफ्लेक्स एंगल 2 कितना आ जाएगा, 360 में से एंगल 2 की वैल्यू माइनस कर दो। जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है उसको 360 में से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। तो एक एंगल निकल गया मेरा, रिफ्लेक्स एंगल 2 एक पार्ट हो गया, नीचे वाला पहले हो गया। अब एंगल 3 पे काम करते हैं। अच्छा, खाली एंगल 3 निकालना है, कैसे करें,
हम्म, बताओ कैसे करें। सर हम्म, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 और 40 प्लस एंगल 3 इज फोर इक्वल वन के टू इक्वल क्यों है? 70। फोर वन के इक्वल क्यों है? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक बात, ठीक बात, ऐसे कर सकते हैं। और कुछ भी कर सकते हैं क्या? सर कौन सा निकालना है? 3 ना? हाँ, हो चुका है, सही बता दिया उसने, बच्ची ने सही बता दिया है, प्रांशी ने सही दिमाग लगा लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे अब इसी ऐसा करता हूँ, इतने डायग्राम को कॉपी करना है मुझे। अब मैं कैसे काटूँ इसको यहाँ से? किसी को बड़ा करके दिखाना चाह रहा था। चलो फिलहाल ये वाली इमेज यहीं से दोबारा, इतना पार्ट कॉपी होगा नहीं, कटेगा नहीं है। तो ठीक है, यहीं पे समझ लो। देखो यहाँ पे ये पर्पल लाइन ले रहा हूँ मैं, पर्पल पेन ले लिया। देखो ज़रा ध्यान से, ये एक लाइन थी, ध्यान देना ज़रा, ये एक लाइन थी और एक लाइन ये थी। ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हाँ जी, कर रही हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल्स होंगे? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। 4 की वैल्यू आपने दे रखी थी 40 डिग्री। अगर मैं 2 पॉइंट बैक करूं, हाँ, तो यहाँ पे एंगल 4 लिखा हुआ है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से होंगे? वर्टिकली अपोजिट होंगे, एंगल 4 और एंगल 1। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। 4 की वैल्यू तो 40 दे रखी है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो चलो यहाँ तक का पहले लिख लेते हैं। यहाँ मैं अब इतना कुछ नहीं दिखाऊंगा, 2 लाइंस हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए वर्टिकली अपोजिट बनेगा। इतना कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली आपने लिखना है एंगल 1 फिगर के हिसाब से और एंगल 4 दोनों इक्वल होंगे। अब इसका रीज़न देना होगा आपको, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स VOA, यहाँ पे मार्क्स मिल गया आपको। आपने सही जज कर लिया कि 2 लाइंस अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम होती है, और ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन के एंगल सेम होते हैं। वर्टिकली अपोजिट, रीजन वर्टिकली अपोजिट। 4 की वैल्यू आपकी बुक में दिया हुई है 40 डिग्री, तो मैं 4 की जगह 40 डाल देता हूँ। 1 की वैल्यू मुझे मिल गई 40, इसका मतलब 1 कितना हो गया? 40 हो गया ना। 4 की जगह 40 लिखना था, लिख दिया, और एंगल 1 का एंगल 1 ही लिख दिया। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। फ़ायदा क्या हुआ? मुझे तो एंगल 3 निकालना था। 1 का और 3 का दोनों का सम मुझे आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने फिर उसी पे प्रॉपर्टी पे, उसी इक्वेशन पे काम किया जो आपने मुझे दी हुई थी कि 1 और 3 का सम कितना है? 70। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं नीचे वापस लिख रहा हूँ कि गिवन है या एज एंगल 1 + 3 इज कितना? 70 था ना, 70 था। 1 और 3 का सम कितना है? 70। ये गिवन है, ऐसे लिख सकते हैं आप कि ये गिवन है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई है? अभी ऊपर से देखी 40 आई है, तो एंगल 3 अब मुझे मिल जाएगा। एंगल 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 70 में से 40 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो फाइनली मुझे दोनों आंसर मिल गए कि एंगल 3 की वैल्यू, देयरफॉर एंगल 3 इज 30 एंड रिफ्लेक्स एंगल 250 आया था ना? हाँ, 250 आया था। ये है तरीका इसको करने का। अब लग रहा होगा सर ने वो बहुत बड़ा लिख दिया, हमारे स्कूल में अगर कराया था तो 2 लाइनों में ख़त्म करा दिया था या 3 लाइनों में ख़त्म करा दिया था। लाइनों को मत देखना, समझने को देखना, कॉन्सेप्ट को देखना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरी आदत है मैं खुल के समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट कम यूज़ करता हूँ, खुल के समझाने में मैं प्राथमिकता देता हूँ उसको। प्रायोरिटी, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि भाई आपको भेजे में आए सही से, मैं टाइम जितना मर्जी भले लगे। तो समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, दूसरा वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे बनता तो कौन सा बनता? देखना जरा। इसको दूसरे तरीके से बताऊं कैसे कर सकते थे? यहाँ ऊपर करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं हटा दूंगा, चाहे तो मैं लिखा भी रहने दूंगा, आप चाहोगे तो देख लेना जैसा चाहते हो सकता है आपको वो लगे सर ने। हाँ बेटा, एंगल 2 + 3 इक्वल टू एंगल 5। हाँ ऐसे भी लिख सकते थे, ये सही बोला आपने। देखो, तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। देखो, लीनियर पेयर एक दूसरा बन रहा था नीचे की तरफ, एंगल 4 + एंगल 5। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इस फिगर को देखते रहना। 4 + y कितना है? 5 नॉट y। 4 और 5 का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। रीजन लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक लाइन के नीचे बन रहे हैं, बन तो एक लाइन पे रहे हैं ना एंगल।
तो एक स्ट्रेट लाइन पे ऊपर की तरफ बने या नीचे की तरफ बने, उन दोनों एंगल का या जितने भी एंगल होंगे उनका सम कितना रहेगा 180 डिग्री। ठीक है जी, लिख दिया। 4 की वैल्यू आपने दी हुई है ना 40, हाँ मैं 4 की जगह 40 डाल देता हूँ, एंगल 5 मुझे मिल जाएगा। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस कितना 40, यानी कि एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या बात बन पाएगी? हार्दिक अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा बेटा। हार्दिक अभी थोड़ी देर के बाद। हाँ क्या कह रहा था मैं, एंगल 5 की वैल्यू आ गई 140। क्या मुझे 2 और 3 के बारे में कोई मालूम है? 2 और 3 का सम कुछ मालूम था या 2 मैंने निकाल लिया था? हाँ 2 अभी निकाल लिया था, इसके बाद का बता रहा हूँ। एंगल 2 मुझे मालूम है ना 110 डिग्री का, ये निकाल लिया हुआ था, इसके बाद ही हम काम कर रहे थे। तो ये देखो जरा, वही पर्पल लाइंस को वापस से ले रहा हूँ कि एक लाइन ये थी एक लाइन ये थी, इन दोनों पे एक पेड़ तो मैंने यूज कर लिया, अभी दूसरा ये वाला नहीं कर सकता था मैं? ये वाला एंगल पूरा जिसमें 2 एंगल आ रहे हैं और एक ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी कितना रहता, मतलब कि ये दोनों भी क्या रहते हैं, आमने सामने वाले क्या रहते, इक्वल रहते। ठीक है, तो मैं यहाँ इसके बाद लिख सकता था कि एंगल, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा COB, ध्यान देना जरा, COB। मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसको ऐसे करना, इस वाले तरीके से करना, वो अच्छा तरीका मैंने नीचे लिख दिया है जो प्रांशु ने बता दिया था। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे भी किया जा सकता था। COB किसके इक्वल रहता, एंगल 5 के। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जरा देखो फिगर पे ध्यान से कि ऐसा सही है ना। COB, अब कहोगे सर COB पे अब नंबर क्यों नहीं डाल दिया तुमने? क्योंकि ये 2 एंगल का सम था, 2 एंगल को मिला के बन रहा था ये एंगल COB। ये पूरा है, देखो रेड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला, इसके अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 2 नंबर का भी आ रहा है और 3 नंबर का भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं ना। तो COB बन रहा है एंगल 2 और एंगल 3 का सम, और ये किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। ठीक है जी, 2 की वैल्यू अभी मैंने निकाली 110 डिग्री, 3 मुझे निकालने को आपने बोला है, हाँ जी बोला है, और एंगल 5 मैंने अभी यहाँ यूज़ करा लीनियर पेयर का, तो वो 140 मिला, हाँ जी मिला। तो एंगल 3 की वैल्यू मैं ऐसे नहीं निकाल सकता था, 140 माइनस 110, यानी कि एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई, एग्जैक्ट 30 डिग्री। एंगल 3 कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ से भी निकल सकता था और यहाँ से भी निकाल चुके हैं हम, ये रहा। तो क्वेश्चन को हम कैसे देख रहे हैं, हमारा नजरिया क्या है क्वेश्चन को देखने का। मेरे दिमाग में उस टाइम बात कौन सी क्लिक कर गई, कौन सी प्रॉपर्टी क्लिक कर गई, वो अलग अलग मतलब है उस चीज का, कि मेरे दिमाग में जो बात आ गई और उससे क्वेश्चन बनता था मैंने बना लिया। अब ये नहीं कहेंगे कि सर आपने, हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम समझाऊं तो हो सकता है मैं इस तरीके से समझा दूं, हो सकता है वो वाला तरीका ना लूं, तो अलग अलग तरीके से हो सकता है क्वेश्चन किया जाए, बनता हो तो हम कर देंगे, बस वो प्रॉपर्टी सही लगनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। तो आज मैंने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी अभी बताई है, लीनियर पेयर। तो अगर इस थोड़ा सा समझ में आया है तो बताओ मेरे को, या एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ फटाफट से। आया समझ में? वर्टिकली अपोजिट का क्या कह रहे हैं बेटा? वो भी बताइए ना। हाँ प्रॉपर्टी, चलो वर्टिकली अपोजिट भी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, समझाए तो वो भी है। तो देखते हैं अगर सेकंड क्वेश्चन हो पाए तो, मैं देख लूँ एक बारी क्वेश्चन है क्या। हाँ रेशो वाला है, हाँ कर सकते हो, मैं अगली क्लास में ही कराता हूँ, ये खुद ही सारे मैं कराऊंगा, आपने कुछ नहीं करना। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं, पेपर के लिहाज से सबसे बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2, ये पेपर के लिहाज से अच्छे क्वेश्चन हैं। और बाकी तो चैप्टर ही बहुत मज़ेदार है, अभी आगे करेंगे। अब आज था मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, कुछ टर्म्स बतानी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। अगली क्लास में तो ये एक्सरसाइज और अगली एक्सरसाइज भी काफ़ी हद तक खिंच जाएगी, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी यहाँ चलो एक क्वेश्चन लेते हैं यार, लेते हैं क्वेश्चन, चले तो नहीं गए ना अभी? हाँ दूसरी क्लास के बच्चे वेट कर रहे हैं यार, क्या करें। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक लाइन है एक्स वाई और एंड एम एन, तो ये दोनों लाइन पे इधर भी और इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी हमेशा लीनियर पेयर बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का सम होगा जितने भी एंगल्स होंगे, ये ध्यान रखना। इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है जी। एक लाइन देखो ये वाली है
और एक लाइन ये वाली है, दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक बात है जी। तो ऐसा करता हूँ, ये फिगर ना अलग से कॉपी कर लेता हूँ नीचे समझाने के लिए। अब इन्होंने कहा कि ये दोनों लाइंस, एक ये वाली लाइन और एक ये लाइन, दोनों लाइंस इस ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हाँ जी, नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, आगे इफ पी ओ वाई इज 90, पी ओ वाई, वेयर इज पी ओ वाई? पी ओ वाई पे आपने कोई नंबर नहीं डाला, देख रहे हैं 2 एंगल्स पे उन्होंने स्मॉल लेटर डाला है ए और बी, तो मेरे को ए और बी ही पढ़ना पड़ेगा। अब अपनी तरफ से नंबर डालने का यहाँ कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन इस पे नंबर नहीं डाला ना, और ये आपने 90 डिग्री का बोला, तो मैं इस पे नंबर डाल देता हूँ। ये एंगल 1 है और आपके हिसाब से 90 डिग्री है। ठीक है जी, फिर ऊपर चलते हैं वापस, और कहते हैं आप ए और बी का जो रेशो है वो 2:3 है। ए और बी एंगल की जो रेशो है, ए और बी का जो रेशो है वो 2:3 है। 2:3 है ना? यस, 2:3 है। तो सी को फाइंड करो। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को भी 2-3 तरीके से समझ में आ रहा है मेरे को, तो मेरे को जो अभी पहले क्लिक करिए बात वो उससे करते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं ए और बी की जो रेशो दे रखी है, रेशो का मतलब समझ में आता है? क्या होता है रेशो का मतलब? यस सर। क्या होता है? ए और बी की जो रेशो है वो 2:3, इसका क्या मतलब हुआ? फटाफट बोलो। बताओ बेटा बताओ। रेशो का मतलब होता है जैसे कि अगर ए की वैल्यू 20 डिग्री है और बी की वैल्यू 30 डिग्री है, तो ए और बी को जब मैं डिवाइड करूंगा तो कटने के बाद क्या आया? ऊपर 2 आया और नीचे 3 आया, तो ये कितनी रेशो हो गई? 2:3। तो ये होती है रेशो, कटने के बाद जो वैल्यूज आती हैं ये होती है रेशो। लेकिन रेशो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। क्या मैसेज आया कोई? अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं। ये एग्जैक्ट वैल्यू हो भी सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू ही होंगी। ठीक है, तो 2:3 का मतलब है अभी ये 2 किसी और से मल्टीप्लाई होके कोई बड़ी वैल्यू बता देगा, और 3 भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होके कोई बड़ी वैल्यू बता देगा। जैसे कि अगर ए की वैल्यू 20 डिग्री है और बी की वैल्यू 30 डिग्री है, तो इन दोनों को डिवाइड करके कितना आया? ऊपर 2 आया, नीचे 3 आया, तो यहाँ पे ए और बी की रेशो बन गई 2:3। लेकिन क्या इसके 2:3 नॉट 30, 2:3, 2:3। तो क्या इसमें एग्जैक्ट वैल्यू 2 थी ए की? नहीं, वो तो 20 डिग्री था। क्या बी की वैल्यू 3 थी? नहीं, 30 डिग्री थी। तो ये कैसे पता चलेगा? अब इस पे काम करते हैं, जरा देखते हैं। तो जब भी रेशो दे रखी होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब भी रेशो दे रखी होती है तो क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3। तो यहाँ पे जो एंगल ए होगा वो किसी अलग वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि किसी, ये एक्स कोई नंबर है, कोई टर्म बनेगी। जैसे कि यहाँ पे 2:3 था ना, तो 2 एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 भी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी कि 2 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये कितना हो गया? 20, और ये कितना हो गया? 30। एग्जैक्ट नंबर आ गए सही। तो जो x है वो क्या था यहाँ पे? 10। लेकिन हमेशा 10 नहीं होता, वो क्या होता है वो देखो यहाँ पे। a की वैल्यू 2x, तो b की वैल्यू 3x। जो भी इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई कराओगे वो ही इसके साथ कराना है। जो भी मल्टीप्लाई होगा वो सेम नंबर ही हो रहा होगा, तो उस नंबर को मैंने x मान लिया। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू मिल गई अब मेरे को 2x और b की वैल्यू मिल गई अब 3x। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, a, b और 1 ये तीनों एक लाइन पे नहीं बन रहे? इस वाली लाइन पे बन रहे हैं। तो इसमें इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा XY इज अ लाइन, देयरफॉर एंगल A, एंगल B, एंड मैंने जो नंबर डाला वो डाला था 1। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, और अगर टीचर इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लीनियर पेयर का पंगा डालते हैं, तो आप A और B को एक ही ब्रैकेट में डाल देना, 1 को अलग कर देना, तो बन गया पेयर। तो फिर ब्रैकेट में डाल देना लीनियर पेयर। अभी यहाँ पे पेयर डालने का मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया कि AOB क्या है? एक लाइन है। तो लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री। लाइन पे जितने भी एंगल एक पॉइंट से बनेंगे। A की वैल्यू कितनी है? 2x। अभी मैंने ऊपर सॉल्व करा, यानी कि लेट करा था, बताया था क्यों ऐसे लेट किया जाएगा, क्यों ऐसा हम मानते हैं इसको।
और b की वैल्यू 3x, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 90। तो ये देखो कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 180, 90 उधर जाके माइनस का 90, 5x की वैल्यू 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 अपॉन में 5, 18 डिग्री। तो यहाँ पे x 18 था, जो मैंने एग्जांपल लिया था वहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी 10, लेकिन मेरे क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी बनी 18 डिग्री 18। तो इसका मतलब था जो a एंगल था वो मैंने लिखा था 2x, तो यानी कि 2 को 18 से मल्टीप्लाई करा दो x की जगह पे, क्योंकि 18 बना है 18 बना है, तो आ जाएगा 36 डिग्री। और b की वैल्यू थी 3x, यानी कि 3 इंटू 18 डिग्री 54 डिग्री। ठीक है, a और b एग्जैक्ट वैल्यूज मिल गई। अच्छा जी, अब इससे फ़ायदा, अब मुझे c निकालना है ना। c के लिए देखो एक लाइन चल रही है वाली टेढ़ी लाइन, लेकिन है तो लाइन ही पूरी। इस लाइन पे इस तरफ देखो, ये वाला पोर्शन, ये एक लाइन के ऊपर का पूरा पोर्शन आ रहा है ना, तो इसमें जो भी एंगल होंगे उनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। वो कौन से एंगल से देख लेते हैं, वापस से रेड करता हूँ मैं इसको, b और c। तो कौन सी थी ये, x m n, यहाँ पे हम लिखेंगे m n is a line, therefore एंगल a और एंगल c का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, सॉरी b और c। ज़्यादा टाइम हो गया यार, आज दूसरी क्लास में पंगा। b की वैल्यू कितनी अभी निकाली 54 डिग्री, ये रही b की वैल्यू, और c अब मुझे निकालना था, अब निकल जाएगा। दस में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 126। देयरफॉर एंगल C इज 126 डिग्री, ये निकालना था मुझे। तो ऐसे मैं कर सकता था इसको। अब यहाँ पे फिर कहोगे चल लंबा हो गया, ये सब स्टेप्स हुए, ये कैलकुलेशन के 3 स्टेप्स, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, आपके स्टेप्स बच जाते। ठीक है, तो टाइम लगेगा, एग्जाम्पल्स भी लेने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, तभी आप आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए तैयार हो पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, परसों की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो।